अरे आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण है ही नहीं कि पति मुझे देखे, और तो ना मुझे कला आती, ना ज्ञान है, ना मैं किसी काबिल हूँ, तो मेरे पास एक ही पूंजी है क्या? शरीर। तो फिर शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ। ये कितनी जलील बात है ना, है ना? वहाँ भी प्यार नहीं है, ये चीज़ आप समझो। अगर वहाँ प्यार होता ना तो वो आपके साथ रह ही नहीं पाती, ठीक है? और अगर आपसे प्यार होता, बाहर किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होती। समझ रहे? मतलब वो खुद ही नहीं समझ पा रही हैं कि उनके जीवन में ये क्यों हो रहा है। स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई है जो पुरुष के पास नहीं होती। धैर्य स्त्री में ज्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण है। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में दूध माने तन और आंखों में पानी माने मन, भावनाएं, बस इन्हीं दो की बंधक है वो। यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, एक तो बेडरूम और दूसरा रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को वो अपना फिर बड़ा बल समझती है। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज के प्रति तो समर्पित रहती है, ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि निष्ठा से करती है काम। मैंने देखा है जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी वही आंचल का दूध और आंखों का पानी यही आड़े आ जाते हैं, और फिर सब खत्म और बर्बाद। यही होता है, चाहते हुए भी हम उनसे निकल नहीं पाते हैं। सब निकल जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती है। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज है, अभी फायदा मिला तो रोए तो नया हार मिल गया, अब काहे को रोना बंद हो। तन दिखाया तो तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। जमाने ने कहा वाह वाह क्या सुंदर है, पति पीछे पीछे आ गया। जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। तो नहीं, ये सोच से भी परे है जो आपने अभी उदाहरण दिया, मैं उनसे भी परे हूँ। मतलब ये प्रश्न है कि मैं इससे ऊपर हूँ, इन चीज़ों में मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। तो अब आदत बन गई ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई है। आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों से सजावट में प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और माँओं को मैं देखता हूँ कि वो छोटी बच्चियों की परियां बनी रहती होती है, और इतनी सी बच्ची है उसको परी बनाकर घुमाएंगे। और वो छोटी बच्ची है वो टीवी पर भी यही देख रही है कि किसी की परी अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, अब वो कहाँ बचेगी। हम सजते संवरते ताकि हमें देखे, अगर नहीं करेंगे तो एक असुरक्षा रहती है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि अरे आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण है ही नहीं कि पति मुझे देखे, और तो ना मुझे कला आती, ना ज्ञान है, ना मैं किसी काबिल हूँ, तो मेरे पास एक ही पूंजी है क्या? शरीर। तो फिर शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ। ये कितनी जलील बात है ना। हजार तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ का निर्माण कीजिए, अपना स्थापना कीजिए। और ये सारी चीज़ें देखिए क्या होता है कि जैसे हमने बात की आज आपसे, तो आपने कहा कि मुझे चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है, फिर बातचीत और हुई, तो बातें ये हुई कि थोड़ी बहुत पर्सनल स्पेस भी दिया। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो है उसके बदले हमें ये सब चीज़ें मिल पा रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है मेरी? आप जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो चीज़ समझ पा रही हैं आप? ये आपके लिए है, ठीक है, कि मतलब आपको लगा कि कोई पुरुष ने आपको इज्जत दे दी या आपका काम कर दिया, तो अब आपका धर्म बनता है कि वो जो चाहे उसके लिए आप भी कुछ करो। तो आपके पास क्या होता है? सिर्फ शरीर होता है। तो आप सोचते हो कि बस मैं अपने शरीर से जो कर रही हूँ ये उसके एवज में है, और आप फिर उसके आगे झुक जाते हो। समझ पा रहे हो? हमारा गुण होना चाहिए। हमारे जीवन में और भी चीज़ें होती है, हमारा गुणों पे ध्यान होना चाहिए, ना कि हमारे शरीर पे ध्यान होना चाहिए कि किसी चीज़ की कीमत हम अपने शरीर से चुका रहे हैं। आ रहा बात समझ में? और ये भावना हर स्त्री के पास होती है, और इसी का फायदा बाहर लोग उठाते हैं। और
स्त्री सोचती है कि मैं किसी को अपना शिकार बना रही हूँ, मतलब मैं अपना स्वार्थ पूरा कर रही हूँ, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो खुद शिकार बन रही है। ठीक है, मतलब जिससे आप अपना स्वार्थ पूरा करोगे तो वो भी तो आपसे अपना स्वार्थ पूरा करेगा ना, और फिर ये इसी तरीके से फिर चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आपके पास सिर्फ शरीर नहीं है, आपके पास सिर्फ भावनाएं नहीं है, किसी के सामने आपको आंसू नहीं बहाना है। अब जैसे अभी आप जो भी गलती कर रहे थे उसमें आपने रोना शुरू कर दिया, हमें रोना नहीं, हमें समझना है, हमें समझना है कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। ठीक है, आ रहा समझ में कि हम ऐसे क्यों हैं, और जो गलती हमसे हुई है उस गलती को सुधारने के लिए रोना नहीं है, भावनाएं नहीं दिखाना है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं, हमें समझना है कि हमसे ये क्यों हुआ है, और जो हुआ है उसके कारण हमें कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है, और अब हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि हमारे जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाए। ठीक है, आ रहा समझ में। जैसा कि हमने बात किया कि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारी वृत्तियों से आते हैं, मतलब हमारे भीतर वृत्ति होती है, फिर विचार आता है, फिर वो हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो गीता में अगर हम सीखें तो वृत्ति से गीता लड़ रही है आपकी संस्कृत से, और गीता लड़ रही है मोह से। इन चार को इसलिए आप दो सहमति कर सकते हैं, वृत्ति बनाम विचार और संस्कृत बनाम अध्यात्म। यहाँ पे देखिए, धृतराष्ट्र के पास था पुत्र मोह, दुर्योधन के पास था भय, और अर्जुन के पास था रक्त मोह। तो ये चीज़ें हमारे पास भी होती हैं, कहीं ना कहीं मोह होता है, कहीं ना कहीं हम समाज से डरते हैं, और हमें ये समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ में हमें समाज की परवाह करनी है और किस चीज़ में नहीं करनी है, कहाँ पे हमें सही काम करना है, कहाँ हमारा काम गलत होता है। ठीक है, तो गीता हमें शुरू में ही बता देती है कि कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो संबोधित करेगी। पहली समस्या होगी वृत्ति की, दूसरी होगी संस्कृत की। तो अब से आपसे कोई पूछे कि गीता किस लिए है, तो कहिए गीता है भीतर से हमारी वृत्ति को चुनौती देने के लिए और बाहर से हमारी संस्कृत को चुनौती देने के लिए। जो है ना कि कोई पुरुष उसका काम करता है, कोई आदमी इसका हेल्प करता है, कुछ करता है, तो उसको भावुक हो जाती है, उसके इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मेन मोटो कोर्स करने के लिए है कि इसको ट्रेन करता हूँ, इससे ट्रेन करता हूँ, तो मुझे फीडबैक मुझे मैं इसको सब बात एक्सेप्ट करता हूँ कि वो जो चाहे उसको भी चाहिए, वो जो भी चाहिए उसको मैं दे देता हूँ। तो मैं उसके उसको पूछो आप, मुझे उसको जो बात चाहिए वो मैं उसको देता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ उसके अलावा सिर्फ वो मुझे प्यार करे, वो मुझे प्यार करे, मन से प्यार करे, वो नहीं करती, वो दूसरे को यूज करती है। वो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके मन में मेरे लिए सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए क्या होता है कि आपको जो लग रहा है ना, तो कुल मिला के उन्हें ही नहीं पता कि प्यार क्या है। ठीक है, प्यार की परिभाषा उन्हें ही नहीं पता है। वो जो उनके साथ बाहर भी हो रहा है ना, वो भी एक अट्रैक्शन ही है ना, वहाँ भी प्यार नहीं है। ये चीज़ आप समझो, अगर वहाँ प्यार होता ना तो वो आपके साथ रह ही नहीं पाती। ठीक है, और अगर आपसे प्यार होता तो वो बाहर प्यार नहीं कर, बाहर किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होती। समझ रहे, मतलब वो खुद ही नहीं समझ पा रही हैं कि उनके जीवन में ये क्यों हो रहा है, जो ये भीतर से उनकी इच्छा हो रही है, जो उनको अच्छा लगता है, ये किस वजह से। और आप खुद सोचो कि तीसरी बार है ये चीज़ें आपके साथ, पहली बार भी हुई, दूसरी बार भी हुई, तीसरी बार भी हुई, क्या आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया? क्या आपकी इच्छा पूरी हो गई? शायद नहीं हुई होगी। समझ रहे हो, नहीं हुई ना, मतलब आपका जो मन कर रहा है वो कभी पूरा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मन की इच्छा होती है, जो कामना होती है ना, वो हम जहाँ चाह रहे हैं, जहाँ सोच रहे हैं, वहाँ से नहीं पूरी होती, और हमारा मन ऐसे ही भागता रहता है, भटकता रहता है। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो हमारी इच्छा है, जो चाह है ना, वो बाहर नहीं पूरी हो सकती, वो हमारे भीतर ही है। जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं, जो हम रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, जो हम मतलब सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, वो हम खुद कर सकते हैं। हम में इतनी पावर है। जब ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो फिर हम बाहर भटकना छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास जो होता है हम उसमें संतुष्ट होते हैं और उसके साथ खुश होते हैं। फिर हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई और मिल जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी। फिर हमें बाहर सब चीज़ें बेकार दिखने लगती है कि अरे जो चीज़ चाहिए वो तो हमें मिल ही नहीं रही, क्यों हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्यों अपना समय एनर्जी हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके घर के अंदर खुशी नहीं है,
आप पति पत्नी एक दूसरे से शक करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, तो बाहर आप पल भर के लिए खुश हो भी जाओगे और घर में आके आपको टेंशन मिलेगा, तो क्या आपका जीवन खुशनुमा रहेगा? क्या आपके जीवन में खुशियां रहेंगी? ये बताओ। तो खुश रहने के लिए आप जिस घर में हो, जिस माहौल में हो, उसे सही रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर तो आप कुछ पलों के लिए हो, 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन पूरा समय आपकी बच्ची है, आपका बच्चा भी हो गया, उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने घर में हो, जब घर का माहौल खुशनुमा होता है, जब घर में खुशियाँ होती है, तो हमें बाहर भी खुशनुमा रहता है। लेकिन अगर घर में चिड़चिड़ है, लड़ाई है, झगड़ा है, हम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो बाहर भी हम कितने दिन खुश रह लेंगे? समझ रहे हो? तो सबसे पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ। अपने घर को स्वर्ग बनाने का मतलब ये है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो, पति पत्नी एक दूसरे के लिए भरोसा हो, एक दूसरे के लिए, उनके लिए इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, तो घर स्वर्ग बनता है। नहीं तो आप सोचो कि नर्क में रह के आप स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? समझ रहे हो? आपके पास किस चीज़ की कमी है? आपके पास एक अच्छा हस्बैंड है, आपके पास एक लड़की है, आप दोनों इनकम कर रहे हो, आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हो, आप चाहो तो घूम सकते हो, आप चाहो तो एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो। अगर कमी लग रही है तो फिर इस रिश्ते से अलग हो जाओ। साथ रहने की क्या ज़रूरत है? मतलब दोहरा जीवन मत जियो, दोहरी ज़िंदगी मत जियो। अगर लग रहा है कि कमी है तो छोड़ दो, और अगर ऐसा है कि मैं रह सकती हूँ तो फिर बाहर भटकना छोड़ दो। ठीक है? और ये चीज़ें मैं जितनी बातें यहाँ बता रही हूँ, इससे शायद आप नहीं इतना जल्दी समझ पाओगे, क्योंकि मन को समझना इतना आसान होता ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों होती है ना? हमारा मन अगर हम समझ ही पाते तो हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से चलती ना, हम जो चाहते वो होता। आपने जो चाहा क्या वो हुआ? बीच में आपको दिक्कतें आई, परेशानियां आई, आपके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये चीज़ हमें समझना है कि हमारे मन की कामना कभी पूरी नहीं होती, और अगर वो पूरी भी हो गई तो कभी उससे हमें खुशी नहीं मिलती। ठीक है? या तो टेंशन रहेगी, या तो डर रहेगा, या तो चिंता रहेगी, या तो परेशानी रहेगी। हम निश्चिंत होकर आनंद नहीं ले सकते। और आपको क्या समझना है कि अगर आपकी वाइफ समर्पित हो रही है, अगर वो एक्सेप्ट कर रही है अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को सुधारने के लिए तैयार है, तभी वो आपके साथ बैठी है, तो अब उसकी पिछली ज़िंदगी को याद दिला दिला के उसे हर्ट नहीं करना है ना? क्योंकि वो जो हो चुका है वो वापस लौट के नहीं आएगा, उसे आपके कहने से वो बदल नहीं जाएगा। ठीक है? तो आपको अपना मन कड़ा करना है और अपने मन को आपको भी समझना है। ठीक है? आपको भी सीखना इसलिए है ताकि आप अपने मन के अंदर जो ये ग्लानि है, जो ये हर्ट होने का है, धोखा देने का टेंशन है, इसे आप ख़त्म कर सको। एक इंसान की तरह एक इंसान के साथ रह सको। ठीक है? आपको अपनी पत्नी का पति बन के नहीं रहना है, क्योंकि पति बनोगे तो प्रॉपर्टी समझोगे, प्रॉपर्टी समझोगे तो आप उसको अधिकार जमाओगे। आप छोटी सी छोटी बात पे कहोगे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं। आप उसे पूरी स्वतंत्रता दो, उसको आज़ादी दो, इसके बाद भी वो आपके साथ रहना चाहे, तो ये है सही रिलेशन। ठीक है? बांध के जबरदस्ती करके आप रखोगे तो ना तो वो खुश रहेंगी, ना तो आप खुश रहोगे। ठीक है? उन्हें आज़ादी दो, उसके बाद भी वो आपको छोड़ना ना चाहें और किसी और की ओर देखना ना चाहें। ठीक है? तो ही सही रिश्ता है। आ रहा समझ में? उसको खुली आज़ादी दी, कभी उससे एज अ फ्रेंड की तरह बात भी करता हूँ, एज अ फ्रेंड की तरह बोलता भी हूँ, और मैंने उसको पूरी आदत भी दी। कभी टोकता नहीं, कभी घर पे भी आके कुछ बोलता नहीं उसको, और कुछ ये भी नहीं कि चलो ये है वो है। पिछली बार भी होगा, 1-2 बार बोला था, बाद में उसको छोड़ दिया था, उसको बोलना भी छोड़ दिया था। तो मुझे क्या लग रहा है, जब मैं बोलना छोड़ देता हूँ ना, तो उसको लगता है यार ये भूल गए, तो हम फिर से कर सकते कोई और। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तभी उसे होगा कि आप उससे प्यार करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उससे स्वतंत्रता देने का मतलब ये है कि आप उसको रोकोगे टोकोगे नहीं, लेकिन आप उसे प्यार करते हो, आप उसके साथ कनेक्टेड हो, ये चीज़ें तो आप अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो ना, इसमें कहने की ज़रूरत थोड़ी है। आप उसको अपना प्यार अलग तरीके से दिखाने के तरीके समझो कि एक पति अपनी पत्नी को कैसे प्यार एक्सप्लेन करता है। ये थोड़ी कि आप बांधोगे, रोकोगे, टोकोगे तभी प्यार कहलाता है ना? आप खुश रहोगे, तुम दोनों खुश रहोगे तो ही एक दूसरे को प्यार से एक्सप्लेन कर पाओगे ना। अगर तुम टेंशन में रहोगे, वो भी टेंशन में रहेगी, या उसका मन कुछ और कर रहा है, वो यहाँ मजबूरी में रह रही, तो फिर कैसे एक दूसरे का कनेक्शन हो पाएगा?
हो ही नहीं पाएगा, कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी एक दूसरे की। आपके मन में कुछ और है, आप बाहर से कुछ और दिखा रहे हो, तो फिर मतलब वो चीज़ें समझ में आ जाती है ना। आप जो मन से सोचते हो ना और जो मुंह से बोलते हो ना, वो चीज़ें अलग दिख जाती है। जो देखने वाला व्यक्ति होता है ना, वो आपको समझ पाएगा कि आप अलग ज़िंदगी जी रहे हो, मतलब चाहते कुछ और हो और कर कुछ और रहे हो, है ना। अपनी चाहत को अपना कर्म बनाओ, ठीक है। जो भीतर है उसी को बाहर दिखाओ। अगर ये हिम्मत है तो ही ज़िंदगी जी सकते हो। दोहरी ज़िंदगी जियोगे तो परेशान हो जाओगे, ये नहीं जीना है ना। मन में जो है वही बाहर होना चाहिए, ठीक है। इसमें ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी इसी को कहते हैं कि जो हमारे भीतर है वही हम बाहर दिखा सके, वही हम बाहर कर सकें। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और छुपा के रखा है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए इतनी सारी बुकें हैं। अगर इन बुक्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर हम अपने आप को समझ पाते हैं। और जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। जैसे मैंने अपने आप को समझा, मैंने इतनी सारी बुक पढ़ी, वैसे ही आपकी बातों को मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आप भी अपने आप को समझोगे और दूसरों को भी समझ पाओगे। जैसे आप हैं, आपकी वाइफ को बोल रही हूँ कि अगर ये है, इनसे बाहर कोई जब रिश्ता रखेगा कोई पुरुष, तो ये उसकी भावनाओं को पढ़ लेंगी। जब ये अपने आप को समझ जाएंगी ना, तो सामने वाले की आंखों में देख के, उसकी बातों को देख के समझ जाएंगी कि वो इनसे क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है, समझ रहे हो। और अगर इनकी इच्छा नहीं है तो सामने वाला कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, है ना। अपने दम पे जिंदगी जियो। नौकरी भी कर रहे हो तो अपने एटीट्यूड में रहो, किसी के आगे झुकना नहीं, किसी की मदद भी नहीं लेना। और मदद लेना है तो सही तरीके की मदद लेना है, ठीक है। शरीर दिखा के, शरीर को हथियार बना के मदद नहीं लेना है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।